यह कहानी एक ऐसे प्रेमी जोड़े की है जो एक खतरनाक घाटी में फंस जाते हैं। वहां उनका सामना भयंकर नरभक्षी वृक्ष रूपी इंसानों से होता है, जिनकी भयानक छवि देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। एक विशाल पहाड़ पर एक छोटे से पेड़ की ओट में एक स्नाइपर छिपी हुई थी। वह अपने लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए पूरे 10 दिनों से पहाड़ी में दुबकी हुई थी। जैसे ही उसके लक्ष्य का विमान उतरता दिखा, उसने अपना हथियार संभाल लिया और तैयार हो गई। ये कोई बड़ा और प्रभावशाली व्यक्ति प्रतीत हो रहा था, जो पल भर में ही उसकी गोली का शिकार बन गया। दूसरी ओर एक सेवानिवृत्त मरीन की जिंदगी कठिन दौर से गुजर रही थी। हर रात उसे डरावने स्वप्न आते थे। वह खुद को बेहद अकेला महसूस करता था, मानो इस दुनिया में उसका कोई अपना ही न हो। रिश्तों की कमी और एक साथी की तलाश उसे हर समय बेचैन रखती थी। जो व्यक्ति कभी युद्ध भूमि में दुश्मनों का डटकर सामना करता था, वह अब अपने ही भीतर की तन्हाई से जूझ रहा था। इसी दौरान उसे कैंप पेंडल्टन से एक संदेश प्राप्त हुआ। कैंप पेंडल्टन कैलिफोर्निया के ओसाइट नगर के समीप स्थित एक प्रमुख अमेरिकी मरीन कॉर्प्स अड्डा था। आदेश मिलते ही वह वहां पहुंच गया। वहां उसकी भेंट एक उच्च स्तरीय जासूस से हुई, जो उसी के आगमन की प्रतीक्षा कर rही थी। उसके पास उस व्यक्ति की पूरी जानकारी थी। उसका नाम लिवाइक था और उसके नाम पर 192 प्रमाणित स्नाइपिंग हत्याएं दर्ज थीं। हालांकि वास्तविकता में यह संख्या इससे कहीं अधिक थी। लिवाइक का परिवार भी सेना से जुड़ा हुआ था। उसके पिता और दादा दोनों फौज में रह चुके थे। खैर, उनके मिशन के लिए ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था जो निडर हो, जिसे पीछे छोड़ने के लिए कोई न हो। लिवाइक इस कार्य के लिए पूरी तरह उपयुक्त था। सारी तैयारियों के बाद उसे मिशन पर भेज दिया गया। आंख खुली तो उसने खुद को एक विमान में पाया। अगले ही क्षण उससे उसका बायोमेट्रिक डेटा, मोबाइल घड़ी, पहचान पत्र और बाकी सभी चीजें ले ली गईं। 3 मिनट के भीतर विमान गैर उड़ान वाले क्षेत्र के करीब पहुंचने वाला था, इसलिए लिवाइक को यहीं उतारने की अनुमति थी। जैसे ही उसने विमान से छलांग लगाई, उसे सिर्फ एक नक्शा और दिशा सूचक यंत्र दिया गया। उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे उत्तर दिशा में 38 किलोमीटर पैदल चलना था। लेकिन यह कौन सी जगह थी? उसका मिशन क्या था? इन सवालों का कोई जवाब उसे नहीं मिला। खैर, नीचे उतरने के बाद यह सब खुद ही पता चल जाता। रास्ता बेहद कठिन और जटिल था, लेकिन लिवाइक ने बिना रुके आगे बढ़ना जारी रखा। अगले दिन सुबह 4 बजे वह आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंचा। यह वही स्थान लग रहा था जहां उसे भेजा गया था। तभी एक मरीन कमांडो, जिसका नाम ड्रिक था, उसे मिलने आया। पूरे 1 साल के कार्यकाल में यह पहली बार था जब ड्रिक किसी इंसान से मिल रहा था। लेकिन यह जगह कौन सी है और उनका मिशन क्या है? इन सवालों का जवाब ड्रिक के पास भी नहीं था। यह स्थान था पश्चिमी प्रहरी दुर्ग, जहां लिवाइक को अगले 1 साल तक पहरेदारी करनी थी। यही अब उसका नया घर था। यह ठिकाना पूरी तरह आत्मनिर्भर था। जनरेटर, बैकअप्स और ऊर्जा प्रणाली, भोजन के लिए, खेती, शिकार के लिए पर्याप्त जानवर, सब कुछ उपलब्ध था। आज रात 12 बजे ड्रिक की ड्यूटी समाप्त हो जाएगी और उसकी जगह लिवाइक ले लेगा। इस पोस्ट के दक्षिण पूर्व में एक अन्य प्रहरी दुर्ग स्थित था, लेकिन उनसे किसी भी प्रकार का संपर्क सख्त वर्जित था। हालांकि आज सुबह उस ओर कुछ हलचल देखी गई थी। शायद वहां भी किसी पहरेदार का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। इन दोनों टावरों के बीच स्थित थी एक गहरी घाटी, जिसका नाम है गोर्ज, जिसकी निगरानी करना ही उनका मुख्य कर्तव्य था। गोर्ज के किनारों पर स्वचालित बंदूकें और भूमि सुरंगें बिछी हुई थीं। प्रत्येक सुबह उनका रखरखाव करना, खाली बंदूकों में गोलियां भरना और क्लोकर्स की जांच करना लिवाई की जिम्मेदारी थी। गोलियां और बारूद पीछे बने शस्त्रागार में मौजूद थे। लिवाई ने पहले कभी क्लोकर्स का नाम नहीं सुना था, इसलिए ड्रिक ने उसे समझाया। ये असल में सैटेलाइट ट्रांसमीटर हैं, जो गोर्ज के किनारों पर हर 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाए गए हैं। इनका काम यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी जासूसी उपग्रह गोर्ज को न देख सके। यहां से बाहरी दुनिया से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। सिर्फ हर महीने की 30 तारीख को ही रेडियो चेक किया जा सकता था। हालांकि एक शॉर्टवेव रेडियो पर पैनिक बटन मौजूद था, जिसे केवल आपातकाल की स्थिति में दबाया जा सकता था। लिवाई ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस गोर्ज के अंदर ऐसा क्या था जिसके लिए इतनी जबरदस्त सुरक्षा प्रणाली बनाई गई थी। ड्रिक ने इसे समझाने के लिए गोर्ज के अंदर एक ग्रेनेड फेंककर एक डेमो दिखाया। जैसे ही ग्रेनेड फटा, घाटी के अंदर से खौफनाक आवाजें गूंजने लगीं। ड्रिक ने आगे बताया, अगर किसी कारण से सारे क्लोकर्स एक साथ फेल हो जाएं, जो कि लगभग असंभव है, क्योंकि हर क्लोकर का अपना अलग पावर स्रोत है, फिर भी अगर ऐसा हुआ तो स्ट्रडाक नामक प्रोटोकॉल स्वतः सक्रिय हो जाएगा। टावर पर लगे सायरन जोर जोर से बजने लगेंगे और ऐसी स्थिति में लिवाइक को तुरंत गोर्ज से दूर भागना होगा। यह जगह बहुत पुरानी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद इस घाटी को साफ करने के लिए लगभग 2400 सैनिकों को भेजा गया था, लेकिन उनमें से एक भी वापस नहीं लौटा। तभी से इस स्थान को गुप्त रखा गया है। मतलब, इस मिशन का उद्देश्य इस जगह को गुप्त रखना था। तुम इसे यूं समझ लो, लिवाइक गोर्ज नरक का द्वार है और हम उसकी पहरेदारी कर रहे हैं। ड्रिक को यह सारी जानकारी पिछले पहरेदार से मिली थी और अब वह इसे लिवाइक को सौंप रहा था। अगली सुबह ड्रिक अलविदा कहकर घर लौटने के लिए निकल पड़ा। फ्लाई जोन तक पहुंचने में उसे काफी समय लगने वाला था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गोर्ज की जानकारी गुप्त रखने के लिए उसकी हत्या कर दी जाएगी। यह सब उसी उच्च स्तरीय जासूस के इशारे पर किया जा रहा था।
इसका मतलब यह था कि गोर्ज की पहरेदारी करने वालों को उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद मार दिया जाता था और यह सिलसिला 1940 से चला आ रहा था। उधर लिवाइक अपने काम में लग चुका था। उसने ब्रोकर्स, माइंस और मशीन गन आदि की जांच पूरी की, फिर रेडियो चेक करने के लिए संपर्क किया। वहां से आदेश आया कि अब उसे 30 दिन बाद ही दोबारा रेडियो चेक के लिए संपर्क करना है। अब उसके पास कोई खास काम नहीं बचा था, तो उसने सोचा पुस्तकें पढ़कर समय बिताया जाए। तभी बुक शेल्फ के पीछे कुछ लिखावट दिखाई दी। ये उन लोगों के शब्द थे जो पहले गोर्ज की पहरेदारी कर चुके थे, जैसे कि कैप्टन जैक ने 1947 में लिखा था, केवल वे ही जो बहुत दूर जाने का जोखिम उठाएंगे संभवतः अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान पाएंगे। लिवाई इन्हीं शब्दों में उलझा था कि दोपहर के लंच का समय हो गया। लिवाई खाना लेने के लिए बाहर निकला, तभी पूर्वी दुर्ग की तरफ से चेनसो चलने की आवाजें आने लगी। जब उसने दूरबीन से देखा तो पाया कि वह पूर्वी दुर्ग की पहरेदार थी। भाई लोगों, यह तो वही खतरनाक स्नाइपर थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। रात के 3 बजे का समय था, फिर भी वह जाग रही थी। असल में उसने सैकड़ों लोगों को मारा था और इसी वजह से रातों को सो नहीं पाती थी। हालांकि वह मूल रूप से लिथुआनिया की थी, लेकिन काम रूस के लिए करती थी। इससे हमें पता चला कि पूर्वी दुर्ग रूस के अधीन था, जबकि पश्चिमी दुर्ग अमेरिका के अधीन। लेकिन 1940 के बाद रूस और अमेरिका के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए, उन्हें गोर्ज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसका मतलब यह था कि दोनों देशों की कोई गुप्त खुफिया एजेंसी मिलकर गोर्ज को चला रही थी। ड्रासा के पिता 1 हफ्ते पहले ही चल बसे थे और उसकी मां पहले ही मर चुकी थी। कुल मिलाकर उसके भी आगे पीछे कोई नहीं था। इस तरह अक्टूबर बीत गया और 5 नवंबर आ गया। उस दिन ड्रासा का जन्मदिन था। वह अकेली बैठी गुनगुना रही थी जब अचानक उसका ध्यान पश्चिमी दुर्ग की ओर गया। वहां लिवाई कुछ लिख रहा था, शायद कोई कविता या कुछ और। ड्रासा को शरारत सूझी। उसने लिवाई का ध्यान खींचने के लिए हवाई फायरिंग कर दी। बस यहीं से उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों अकेले थे तो जाहिर सी बात बातें होना तय थी। काफी मस्ती मजाक करने के बाद दोनों अपने असली रूप में आ गए। दोनों ही माहिर स्नाइपर थे, तो उन्होंने अपने हुनर का प्रदर्शन करने की ठानी। एक दूसरे को चैलेंज देते हुए वे फायरिंग कर रहे थे। तभी दुर्ग के नीचे कुछ हलचल दिखी। भाई लोगों, गोर्ज के अंदर से कुछ खतरनाक जीव बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। लिवाइक ने बिना देर किए गोलियां बरसानी शुरू कर दी और अगले ही पल माइंस भी फटने लगी। ड्रासा भी पूर्वी दुर्ग से फायरिंग करने लगी। ड्रैक ने इन भयंकर जीवों को हॉलो मैन कहा था। इनकी तादाद हजारों में थी और ये गोर्ज से बाहर निकलने के लिए बेकरार थे। लेकिन जैसे ही गोर्ज की ऑटो गन्स ने फायरिंग शुरू की, वे एक एक करके गिरने लगे। अचानक एक बड़ा धमाका हुआ। माइंस का एक टुकड़ा ड्रासा के सीने में जा लगा। इसी बीच कुछ हॉलो मैन ड्रासा के दुर्ग तक पहुंच गए। लिवाइक ने तुरंत दूसरी ओर से उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों और धमाकों की गूंज से पूरी घाटी दहल उठी। आखिरकार उन हॉलो मैन की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। वे गोर्ज से बाहर नहीं निकल पाए। ड्रासा के लिए यह अब तक का सबसे बेस्ट और खतरनाक जन्मदिन था। एक ऐसा जन्मदिन जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। अगली सुबह लिवाइक अपने काम में लगा था, तभी एक ड्रोन दिखाई दिया। जाहिर था उन पर नजर रखी जा रही थी। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और दिसंबर आ गया। इस बीच ड्रासा और लिवाइक की नोकझोंक चलती रही। एक दिन ड्रासा ने लिवाइक को अपने टावर पर डिनर के लिए बुलाया। भाई लोगों, लिवाइक तो जैसे इसी के इंतजार में था। अगली सुबह लिवाइक ने अपना काम निपटाया और उस पार जाने का जुगाड़ करने लगा। रस्सी पर्याप्त लंबी थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक छोर पत्थर से बांधा और दूसरा रॉकेट लॉन्चर से दाग दिया। रस्सी आसानी से उस पार पहुंच गई और बाकी का काम ड्रासा ने संभाल लिया। फिर लिवाइक ने रस्सी पकड़कर उस पार छलांग लगा दी। वे दोनों मिले। ड्रासा को इतना करीब से देखकर लिवाइक की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थीं। उसकी आंखें जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थीं। डिनर के दौरान लिवाइक और ड्रासा ने अपनी जिंदगी की आपबीती साझा की। बातें करते करते दोनों करीब आ गए और यहीं पर बातचीत खत्म हुई। अगली सुबह लिवाइक अपने टावर की ओर लौटने लगा। अचानक कुछ हॉलोमैन गोर्ज से बाहर निकलने लगे। माइंस फटने लगी और रस्सी टूट गई। लिवाइक तेजी से नीचे गिरने लगा, लेकिन ऐन वक्त पर उसने अपना पैराशूट खोल लिया। ड्रासा भी लिवाइक को बचाने के लिए कूद पड़ी। गोर्ज के अंदर घना कोहरा फैला था। पैराशूट की रस्सी एक पत्थर में फंस गई, जिससे उसका दम घुटने लगा। जैसे तैसे रस्सी काट दी, लेकिन तेज बहाव के कारण वह खुद को संभाल नहीं सकी। वह पत्थर से टकराई, जिससे उसका बैग खुल गया और जरूरी औजार गिर गए। बहते बहते एक पेड़ की टहनी पकड़कर वो बाहर निकली। दूसरी तरफ लिवाइक बेहोश पड़ा था। वहीं एक भद्दा सा कीड़ा उस पर हमला करने के लिए तैयार था। जैसे ही वह करीब पहुंचा, लिवाइक होश में आया और उस पर गोलियां बरसाने लगा। गोलियों की आवाज सुनकर ड्रासा उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ी। गोलियां खाने के बावजूद कीड़ा नहीं मरा। लिवाइक ने खुद को पैराशूट से अलग किया और पेड़ की शाखाओं से टकराते हुए नीचे गिरा। लेकिन यह कोई आम पेड़ नहीं था, यह एक नरभक्षी पेड़ था। उसकी जड़ें लिवाइक को जकड़ने लगी। लिवाइक ने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तभी ड्रासा ऐन वक्त पर वहां पहुंची। उसने लिवाइक की जान बचाई। अब दोनों को जल्दी से गोर्ज से बाहर निकलना था।
ड्रासा अपने साथ ऑटो असेंडर लाई थी, जिससे वे आसानी से ऊपर जा सकते थे। वे गॉर्ज की पूर्वी दीवार की ओर बढ़े, जहां रस्सी ज्यादा लंबी थी। तभी कुछ रहस्यमयी घुड़सवार वहां आ पहुंचे। वे देखने में इंसानों जैसे थे, लेकिन उनकी त्वचा लकड़ी जैसी कठोर थी। उनके घोड़े भी असामान्य दिख रहे थे। अचानक उन्होंने बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया। लिवाइक और ड्रासा ने अपने हथियार संभाले और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। देखते ही देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। गनीमत रही कि लिवाइक और ड्रासा के पास गन्स थीं, वरना हालात बिगड़ सकते थे। थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वे उन घुड़सवारों को मार गिराने में सफल रहे। हालांकि उनमें से एक भागने में कामयाब रहा। अब तक सब ठीक था, लेकिन तभी ड्रासा को एहसास हुआ कि उसका बैग खुलने के कारण ऑटो असेंडर गिर चुका है। ऑटो असेंडर लिफ्ट की तरह काम करता था, जिससे वे ऊंचाई पर चढ़ सकते थे। अब वह उनके पास नहीं था। मतलब अब वे इस खतरनाक गोर्ज में फंस चुके थे। लिवाइक ने उन नरभक्षी प्राणियों की जांच पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। वे सभी अमेरिकी मिलिट्री के पुराने यूनिफॉर्म पहने हुए थे, जो 1940 के दशक के थे। यानी ये वही सैनिक थे जिन्हें घाटी की सफाई के लिए भेजा गया था। लेकिन वे यहीं गायब हो गए थे। लेकिन अब तक वे जिंदा कैसे थे? यह सवाल दिमाग में घूमने लगा। खैर, सच्चाई चाहे जो भी हो, लिवाइक और ड्रासा को आगे बढ़ना ही था। घाटी का नजारा रूह कंपा देने वाला था। चारों तरफ कई सैनिकों के कंकाल पेड़ों से लटके हुए थे। हर जगह धुंध फैली हुई थी। धीरे धीरे चलते हुए वे एक पुराने आर्मी कैंप के पास पहुंचे। अचानक चारों ओर से होलोमैन की भयानक चीखें गूंजने लगी। वे जल्दी से एक चर्च के अंदर छिप गए, लेकिन यहां भी डरावना मंजर उनका इंतजार कर रहा था। चर्च के अंदर कई कंकाल बिखरे पड़े थे। जांच करने पर पता चला कि इन सैनिकों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी, क्योंकि वे जानते थे कि इस नर्क में जिंदा रहना किसी सजा से कम नहीं। जिन्होंने जिंदा रहने की कोशिश की थी, उनकी दुर्दशा अब किसी से छिपी नहीं थी। उनकी खोपड़ियां किसी भयानक मकड़ी में तब्दील हो चुकी थीं, जो अब लिवाइक और ड्रासा पर टूट पड़ी। मकड़ियां सैकड़ों की संख्या में थीं। इनसे निपटना लगभग नामुमकिन लग रहा था। इतना ही नहीं, तभी अचानक गोलियों की आवाज सुनकर और भी होलोमैन आ गए। ये पहले वाले से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। उन पर गोलियों का भी कोई खास असर नहीं हो रहा था। अब उनसे लड़ना बेकार था, इसलिए भागना ही बेहतर था। लड़ते लड़ते वे किसी तरह वहां से भाग निकले। लेकिन सवाल था, अब जाएंगे कहां? गोर्ज एक मौत का कुआं था और बाहर निकलने का एकमात्र तरीका वे पहले ही खो चुके थे। तभी उन्हें गॉर्ज की एक दीवार नजर आई, जिसके कोने पर लोहे का एक दरवाजा था। जब तक मामला शांत नहीं होता, उन्होंने वहीं छिपने का फैसला किया। दरवाजा खोलते ही वे एक गुप्त लैब के अंदर पहुंच गए। वहां एक पुरानी रील पड़ी थी, जिस पर लिखा था, ईश्वर हमें माफ करें। आखिर ऐसा क्या गुनाह किया था इस लैब के वैज्ञानिकों ने? लिवाइक और ड्रासा ने बैकअप जनरेटर चालू कर रील प्ले की और सच्चाई सामने आने लगी। एक वैज्ञानिक ने इस भयावह सच्चाई को रिकॉर्ड कर रखा था। यह घटना सन 1946 की थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों में अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर और उनके अलामो गोर्डो समुदाय ने परमाणु बम का आविष्कार किया। इसके जवाब में सोवियत संघ भी ऐसा ही कोई भयानक हथियार विकसित करना चाहता था। इसीलिए इस गुप्त सैन्य अड्डे पर अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के झंडे एक साथ दिखाई दिए थे। यहाँ वे परमाणु बम की तरह ही एक जैविक हथियार विकसित कर रहे थे। लेकिन तभी एक भयानक भूकंप आया। भूकंप के कारण खतरनाक रसायनों का रिसाव हो गया, जिससे पूरा गोर्ज इलाका विषाक्त हो गया। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को क्वारंटीन कर दिया। अब इस पर हर समय कड़ी निगरानी रखी जाती है, ताकि कोई भी संक्रमित व्यक्ति बाहर न निकल सके। जैव रासायनिक प्रदूषण ने डीएनए में अपरिवर्तनीय बदलाव कर दिए। मानव डीएनए अब पौधों, जानवरों और यहाँ तक कि कीड़ों के साथ भी मिश्रित हो चुका था। संक्रमण होने के 5 दिनों के भीतर इसके लक्षण स्पष्ट रूप से दिखने लगते थे। यही था गोर्ज का असली रहस्य। तभी लिवाइक को एक कंप्यूटर सिस्टम दिखाई दिया। यह किसी भी हाल में 1940 के दशक का नहीं लग रहा था। इसकी बनावट सन 2000 के आसपास की थी। ड्रासा समझ नहीं पा रही थी कि अगर यह जगह इतनी खतरनाक थी, तो इसे अब तक नष्ट क्यों नहीं किया गया। बम गिराकर इस मामले को खत्म कर देना चाहिए था। इसका जवाब कंप्यूटर के ऑन होते ही मिल गया। इसके पीछे डार्क लेक नाम की एक गुप्त कंपनी थी। यह कंपनी अब भी इस क्षेत्र में गुप्त शोध कर रही थी। उनके ड्रोन लगातार हाइब्रिड डीएनए के सैंपल इकट्ठा कर रहे थे। इस अनोखे डीएनए का इस्तेमाल वे सुपर सैनिक बनाने के लिए कर रहे थे। तभी लिवाइक को एक फाइल मिली, स्ट्राइडॉग। ड्रैक ने इसे लेकर पहले भी कुछ बताया था। इस फाइल के एक्टिवेट होते ही जान बचाकर भागना था। असल में स्ट्राइडॉग प्रोटोकॉल एक आत्म विनाश योजना थी। अगर कभी कोई भयानक आपातकालीन स्थिति आती, तो इस पूरे क्षेत्र को परमाणु बम से नष्ट कर दिया जाता। इसका परमाणु विस्फोट 4 किलोमीटर के दायरे को मिटा सकता था। अब मामला और भी खतरनाक हो चुका था। मामला शांत होने के बाद वे बाहर निकलने के लिए निकले, लेकिन तभी ड्रासा का बैग गायब मिला। बैग बाहर मैदान में पड़ा था। बिना बैग के वे अपना बचाव नहीं कर सकते थे, क्योंकि सारी मैगजीन और जरूरी सामान उसी के अंदर था। स्मोक ग्रेनेड फेंककर वे बैग लेने के लिए बढ़े, लेकिन तभी ड्रासा दुश्मनों के जाल में फंस गई।
एक संक्रमित घुड़सवार उसे अपने घोड़े पर घसीटते हुए ले गया। ड्रासा ने बहुत कोशिश की लेकिन उसकी पकड़ से छूट नहीं पाई। भागते भागते उसका सिर एक पेड़ से टकराया और वह बेहोश हो गई। लिवाइक ने उसका पीछा किया लेकिन वे पल भर में गायब हो गए। अब न तो ड्रासा का कोई सुराग था और न ही कोई रास्ता कि उसे कहां ले जाया गया। भले ही ये प्राणी बदल चुके थे लेकिन उनका दिमाग अब भी तेजी से काम कर रहा था। आखिर ड्रासा अब किस हाल में थी और लिवाइक उसे कैसे बचा पाएगा? जैसे ही संक्रमित प्राणी ने ड्रासा को यातना देनी शुरू की, वह होश में लौट आई। मौका मिलते ही उसने पूरी ताकत से पलटवार कर दिया। वे लोग अजीबोगरीब शौक पालने वाले दरिंदे थे। ड्रासा ने एक की गर्दन उड़ा दी और वहां से भागने लगी। तभी लिवाइक भी आ पहुंचा और उसने अपनी गोलियों से होलोमैन का सफाया कर दिया। वे जिस जगह बंद थे वह असल में एक मिसाइल साइलो था। यहाँ वे मिसाइलें पड़ी थीं जो भूकंप के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था जो बेहद डरावना और खतरनाक था। जैसे तैसे रास्ता पार करके वे बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्हें एक पुराना वेयरहाउस दिखा। उसके अंदर उन्हें 1940 के दशक की एक जीप मिल गई। लिवाइक को तुरंत समझ आ गया कि वे इसे ऑटो असेंडर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले ही पल वे जीप लेकर टावर की ओर भाग निकले। इन्हें वह रस्सी मिल गई जिसे लिवाइक घिरनी से बांध रहा था। तभी कई होलोमैन उन पर टूट पड़े। ड्रासा ने उन्हें पास भी नहीं आने दिया। गोलियां बरसाते हुए जीप चालू कर दी और वे ऊपर चढ़ने लगे। लेकिन मुश्किलें अभी भी बाकी थीं। होलोमैन दीवारों पर रस्सी के सहारे चढ़ते हुए पीछा करने लगे। कुछ जीप पर चढ़कर हमला करने लगे। लिवाइक और ड्रासा ने अपनी तलवार और कुल्हाड़ी निकाली और उन पर टूट पड़े। लड़ते लड़ते ड्रासा को एक तरकीब सूझी। उसने जीप के पेट्रोल टैंक में छेद किया और रस्सी में आग लगा दी। देखते ही देखते आग फैल गई और होलोमैन जलकर राख हो गए। आखिरकार वे गोर्ज से बाहर निकलने में कामयाब रहे। लेकिन एक डर अभी भी बाकी था। अगर वे संक्रमित हो चुके थे तो 5 दिनों में इसका पता चल जाएगा। अगली सुबह लिवाइक अपने टावर पर लौट आया। आज रेडियो चेक करने का दिन था। रेडियो चालू करते ही एक उच्च स्तरीय जासूस की आवाज आई, किसी ने गोर्ज के अंदर के कंप्यूटर सिस्टम को खोल दिया है। अब यह साफ था कि या तो यह लिवाइक ने किया था या फिर किसी और ने। लिवाइक ने ना में जवाब दिया। रसियन गार्ड का संदेह और घातक आदेश, जासूस ने कहा। इसका मतलब यह काम उस रूसी पहरेदार का होगा। उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। हम अमेरिका की सेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने के लिए काम कर रहे हैं और इसकी भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। लिवाइक कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक रेडियो बंद हो गया। लेकिन वह जान गया कि अब उसकी जान भी खतरे में है। लिवाइक और ड्रासा ने एक गुप्त योजना बनाई। वे हर क्लस्टर पर विस्फोटक लगाने लगे। तभी एक हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आता दिखा, पर उन्हें बताया गया था कि यह एक नो फ्लाइंग जोन है। जब हेलीकॉप्टर और करीब आया तो वे चौंक गए। यह डार्कलेक कंपनी का हेलीकॉप्टर था, यानी वे अब भी इस जगह पर नजर रखे हुए थे। समझते देर न लगी। डार्कलेक का मिशन अब शुरू हो चुका था और उन्हें किसी भी हाल में भागना था। डार्कलेक के सैनिकों ने टावर का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन लिवाइक का कोई निशान नहीं मिला। आखिरकार उन्हें ड्रोन प्रोटोकॉल सक्रिय करना पड़ा। सैकड़ों ड्रोन उनकी तलाश में निकल पड़े, जिनमें जबरदस्त टेक्नोलॉजी वाली मशीन गन लगी थी। लिवाइक और ड्रासा गिरते पड़ते, लड़ते भागते हुए 3.8 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे। लेकिन उनका अंतिम काम अभी भी अधूरा था। उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी जिससे उनका ठिकाना उजागर हो गया। लेकिन अब वे पूरी तरह तैयार थे। ड्रोन से निपटने के बाद उन्होंने स्नाइपर ब्रोकर्स पर लगे विस्फोटकों को निशाना बनाया। ये उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। एक के बाद एक क्लॉकर्स में धमाके होने लगे। जैसे ही सभी क्लॉकर्स नष्ट हुए, स्ट्रैटोडॉग प्रोटोकॉल अपने आप सक्रिय हो गया। अब उनके पास सिर्फ 2 मिनट थे। उन्हें 4 किलोमीटर के दायरे से बाहर निकलना था। डार्कलेक के लोग हेलीकॉप्टर में भाग निकले, लेकिन जैसे ही परमाणु विस्फोट हुआ, वे हवा में ही जलकर राख हो गए। लिवाइक भी इससे बच नहीं सका, लेकिन नीचे एक गहरी खाई में पानी था। वह उसी में कूद गया। ड्रासा ने 5 दिनों तक लिवाइक के लौटने का इंतजार किया। गोर्ज को पूरी तरह नष्ट करने का निर्णय उन्होंने वहां से निकलने के बाद ही ले लिया था। उसी समय लिवाइक ने ड्रासा को एक पत्र दिया था और कहा था, अगर मैं सूर्यास्त तक नहीं लौटा तो इसे खोलना। 5 दिन तक उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि लिवाइक अब लौटकर नहीं आएगा तो उसने पत्र खोला। पत्र में एक कविता लिखी थी, जिसे पढ़ते ही ड्रासा की आंखों में आंसू छलक आए। अगर मैं लौट न सका तो मत समझना कि मैं हार गया। मैं वहीं रहूंगा तेरी यादों की उन गलियों में जहां हमने अपना आशियाना बनाने की बात की थी। सभी बंधनों से मुक्त होकर इटली के किसी खास जगह अपना घर बसाने का सपना देखा था। कुछ महीनों बाद हम ड्रासा को उसी जगह देखते हैं जहां उसने अपना खुद का क्लिफ साइड रिजॉर्ट बनाया है। अब वह अपने सपने को जी रही थी। इसी दौरान वहां अचानक लिवाइक दिखाई देता है। उसकी मौजूदगी पूरी तरह अनपेक्षित थी। उस भयानक घटना में घायल होने के बाद उसे रिकवर होने में महीनों लग गए, लेकिन आखिरकार उसने अपनी मंजिल खोज ही ली। तो दोस्तों, यह थी गॉर्ज की कहानी। उम्मीद है कि यह आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।